समीर नाम का बंदा अभी अभी अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर की तरफ पैदल जा रहा है। उसी रास्ते पर जय नाम का एक आदमी भी अपने ऑफिस का काम खत्म करके पैदल जा रहा था। समीर और जय चलते चलते आपस में बात करने लगे। जय ने कहा, हाय सर, आप भी इसी एरिया में काम करते हैं? समीर ने जवाब दिया, हाँ मैं भी इसी एरिया में काम करता हूँ और काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। दोनों वैसे ही बातें करने लगे जैसे जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हल्की फुल्की बातें करते हैं। वो चलते चलते आगे बढ़ रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। वो आदमी दिखने में अमीर लग रहा था क्योंकि उसने महंगा सूट और कोट पहना हुआ था। दोनों ने उसे गौर से देखा और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े। जब पास जाकर देखा तो पता चला कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। असल में वो ज्यादा शराब पीने की वजह से बेहोश हो गया था। समीर और जय को लगा कि पहले इस आदमी के बारे में कुछ पता करना चाहिए। उन्होंने उसके कोट की जेबें टटोलनी शुरू की ताकि उसका फोन या कोई पहचान पत्र मिल सके जिससे किसी को इस बारे में बताया जा सके। लेकिन उन्हें न तो उसका फोन मिला और न ही कोई आईडी कार्ड। हालांकि उन्हें उसका बिजनेस कार्ड मिल गया। उस कार्ड से पता चला कि वो आदमी कोई बड़ा बिजनेसमैन है। इसके बाद उन्होंने कोट की और जेबें टटोली तो उन्हें उसका पर्स मिला। जब पर्स खोला तो उसमें 10 लाख रुपए नकद रखे हुए थे। ये देखकर दोनों चौंक गए। 10 लाख रुपए? समीर ने सोचा, ये आदमी अमीर ही है, इसके लिए ये पैसे कुछ भी नहीं है। अगर ये पैसे गायब भी हो जाएं तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसने आदमी को और अच्छे से चेक करना शुरू किया कि कुछ और कीमती चीज मिले। तभी उसने देखा कि उस आदमी के हाथ में एक पैटेक फिलिप रोज गोल्ड वॉच थी जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की थी। उसने जल्दी से उस घड़ी को उसके हाथ से उतारा और वहां से निकलने की सोचने लगा। जैसे ही वो जाने लगा, जय ने उसे रोक लिया और पूछा, कहाँ जा रहे हो? समीर ने जवाब दिया, मैं ये घड़ी ले रहा हूँ, तुम चाहो तो वो पैसे ले लो, हमें जल्दी निकलना होगा वरना हम फंस जाएंगे। जय ने कहा, ठीक है, लेकिन ये घड़ी बहुत कीमती है, अगर तुम इसे अकेले ले गए तो ये सही नहीं होगा, मुझे भी हिस्सा चाहिए। समीर ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है और अगर हमारे जैसे आम लोग इतनी महंगी घड़ी रखेंगे तो लोग शक करेंगे, इसलिए जल्दी चलते हैं। लेकिन जय मानने को तैयार नहीं था। उसने धमकी दी, अगर तुम पूरी घड़ी ले गए तो मैं पुलिस को बता दूंगा। समीर को समझ नहीं आया कि अब क्या करे। उसने पूछा, अब बताओ क्या करना है? जय ने कहा, मेरे पास 30 लाख रुपए की सेविंग्स है, मेरे घर चलते हैं, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और तुम मुझे ये घड़ी दे देना। वैसे भी ये घड़ी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी और मुझे सिर्फ 30 लाख में मिल रही है। समीर ने सोचा, ठीक है, पहले यहां से निकलते हैं। दोनों वहां से चले गए। जय बहुत खुश था कि उसे इतनी महंगी घड़ी सिर्फ 30 लाख रुपए में मिल रही है। उसने पैसे दिए और घड़ी खरीद ली। अब सुनने में ये लग सकता है कि दोनों ने गलत काम किया, लेकिन फिर भी उनकी किस्मत अच्छी थी। पर असल में ऐसा कुछ नहीं था। समीर असल में एक कॉन आर्टिस्ट था। मैं आपको बता दूं, कॉन आर्टिस्ट वे होते हैं जो दूसरों को चालाकी से बेवकूफ बनाकर पैसे कमाते हैं। असल में वहां कोई बिजनेसमैन बेहोश नहीं पड़ा था। वो आदमी समीर का दोस्त मनोज था जो अमीर आदमी का नाटक कर रहा था। जय ने जो 30 लाख रुपए में खरीदी हुई घड़ी ली वो असली नहीं बल्कि नकली थी। समीर और उसका दोस्त मनोज पहले भी इस तरह कई लोगों को बेवकूफ बना चुके थे। उन्होंने इस स्कैम को सोशल प्रूफ नाम की एक डार्क साइकोलॉजी टेक्निक का इस्तेमाल करके किया। आमतौर पर जब हम किसी को अच्छे सूट में सड़क पर गिरा हुआ देखते हैं और फिर उसकी जेब में 10 लाख रुपए नकद पाते हैं तो हमें और ज्यादा यकीन हो जाता है कि वो कोई बड़ा आदमी होगा। और इसी सोच का फायदा समीर और मनोज ने उठाया। अगर किसी के हाथ में महंगी घड़ी दिखे तो हम तुरंत सोच लेते हैं कि वो अमीर है। हमें छोटे छोटे रेलेवेंट सोशल प्रूफ्स मिलते हैं और हम पूरी बात पर यकीन कर लेते हैं। यही शॉर्टकट हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि वो सारी लग्जरी आइटम्स उनकी खुद की ना होकर किसी और की भी हो सकती हैं। उन्होंने वो चीजें बस किसी प्रमोशन के लिए इस्तेमाल की हो सकती हैं और सबसे बड़ी बात, वो फेक भी हो सकती हैं, जैसे वो घड़ी थी। हम सोचते भी नहीं कि ये लोग असल में कर्ज में डूबे हो सकते हैं, उनका नेटवर्क नेगेटिव हो सकता है। इसलिए हमें सिर्फ सोशल प्रूफ देखकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, बल्कि हर पॉसिबिलिटी पर सोचकर डिसीजन लेना चाहिए। कई बार जो सोशल प्रूफ हमें बाहर से दिखता है वो हमें मिसलीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने देखा कि सोशल प्रूफ एक डार्क साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट है, वैसे ही कई और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे लोग हमें मैनिपुलेट कर सकते हैं। नंबर 2, फियर मॉन्गरिंग। अगर आप भारत में किसी समय पर टीवी एडवर्टाइजमेंट देखते थे तो आपने लिस्टरीन माउथवॉश का एड जरूर देखा होगा। 1990 में जब इस प्रोडक्ट का पहला R&D और रिसर्च वर्क हुआ तो इसके क्रिएटर्स राजेश शर्मा और अरविंद वर्मा बहुत हैप्पी थे। उन्हें कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने एक सुपर प्रोडक्ट बनाया है, क्योंकि ये सिर्फ माउथवॉश ही नहीं बल्कि एंटीसेप्टिक, फ्लोर क्लीनर, डिओडोरेंट और हेयर प्रोडक्ट के तौर पर भी यूज किया जा सकता था।
लेकिन जब उन्होंने इस प्रोडक्ट को मल्टीपल यूसेस के साथ मार्केट में लॉन्च किया तो उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से सेल्स नहीं हुई। अब वे सैड हो गए और सोचने लगे कि इतना अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही। फिर उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट फीचर्स को प्रमोट करने के बजाय फियर मार्केटिंग शुरू की। उन्होंने हैलिटोसिस नाम की एक प्रॉब्लम को लोगों के सामने लाना शुरू किया। हैलिटोसिस क्या है? अगर किसी के माउथ से बैड स्मेल आती है तो इसे मेडिकल टर्म्स में हैलिटोसिस कहते हैं। उन्होंने इस प्रॉब्लम को इतना हाइप कर दिया कि लोग इससे डरने लगे। एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाया गया कि अगर आपके माउथ से बैड स्मेल आती है तो लोग आपको अवॉइड करने लगेंगे। अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो भाग जाएंगे। इस डर का सोल्यूशन उन्होंने लिस्टराइन माउथ वॉश को बताया। लोगों को थोड़ा बहुत सच तो पता था कि मुंह से बदबू आ सकती है, लेकिन जब इसको इतना हाईलाइट किया गया तो वे डर गए और लिस्टरीन खरीदने लगे। इससे सेल्स अचानक बूस्ट हो गई। फियर मॉन्गरिंग सिर्फ कंपनियां नहीं बल्कि राजनेता और लीडर्स भी इस्तेमाल करते हैं। कई पॉलिटिशियंस और लीडर्स जब चाहते हैं कि कोई इवेंट हो तो वो लोगों में फियर डालते हैं, फिर उस डर का सोल्यूशन भी खुद ही देते हैं ताकि लोग उनकी बात माने। चाहे वो वोट लेने का मामला हो, कोई रायट या प्रोटेस्ट करवाने की बात हो या वॉर शुरू करवाना हो, हर जगह फियर मॉन्गरिंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप वर्ल्ड इवेंट्स को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर जगह फियर मॉन्गरिंग एक मेजर फैक्टर होता है। जब तक लोग डार्क साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे तब तक पावरफुल पीपल इन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके हमें मैनिपुलेट करते रहेंगे। वे हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डराकर अपना गोल अचीव कर लेंगे। नंबर 3, गो स्लाइटली रॉन्ग। कई बार जब आप किसी से कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछते हैं तो वो आसानी से शेयर नहीं करते। मान लीजिए आपको जानना है आपके फ्रेंड ने कितने मार्क्स लिए, वो कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है, उसका न्यू जॉब कौन सी कंपनी में है, उसे सैलरी हाइक कितनी मिली। अगर आप डायरेक्टली पूछेंगे तो वो रिप्लाई देने से बच सकता है, या फिर आपको अजीब लगेगा कि आप डायरेक्ट पूछ रहे हैं। ऐसे में लोग डार्क साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट गो स्लाइटली रॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप फ्रेंड से पूछेंगे भाई तूने 90% तो ले ही लिए होंगे साइंस और मैथ्स में, तो वो तुरंत करेक्ट करेगा, अरे नहीं यार इतना नहीं, सिर्फ 94% आए हैं। यानी वो खुद ट्रूथ रिवील कर देगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस को अपने बारे में गलत जानकारी सही करने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इसीलिए डायरेक्टली पूछने के बजाय थोड़ा गलत अंदाजा लगाना ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। पीपल हमेशा मिस्टेक्स को हाईलाइट क्यों करते हैं? कोई भी काम करे, लोग अप्रिशिएट करने से ज्यादा उसमें मिस्टेक्स ढूंढकर क्रिटिसाइज करेंगे। यूट्यूब वीडियोस में भी लोग कमेंट्स में यही लिखते हैं, इस टाइम स्टैम्प में गलती है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, क्योंकि साइकोलॉजिकली लोगों को मिस्टेक्स ढूंढना अच्छा लगता है। इसीलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी यह तरीका फॉलो किया जाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो यह गिव एंड टेक पॉलिसी की तरह है। इसी चीज को हमें गो स्लाइटली रॉन्ग मेथड से समझना चाहिए। नंबर 4, गैस लाइटिंग। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि दूसरों की बातें सुनकर आप खुद पर शक करने लगे हैं? एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई चीज किसी जगह रखी, बाद में देखा तो वो वहां नहीं थी बल्कि दूसरी जगह थी। आपने पूछा तो सबने कहा अरे वो पहले से ही यहाँ थी। अब आप सोचने लगेंगे क्या सच में मैंने गलती से वहां रखा था? यानी आप खुद पर ही डाउट करने लगेंगे। वर्क प्लेस में भी ऐसा होता है। अगर आपने कोई काम सही किया और आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन टीम मेंबर्स और बॉस कहें कि आपने गलत किया है और बार बार यही कहा जाए, तो धीरे धीरे आपको खुद पर भरोसा नहीं रहेगा। अगर ग्रुप में कई लोग मिलकर आपको गलत साबित करने लगें तो नंबर 1, आपकी बातों की वैल्यू कम हो जाएगी। नंबर 2, अगर आप पावरफुल पोजीशन में हैं तो लोग आपको मैनिपुलेट करने लगेंगे। क्यों होता है ऐसा? पावरफुल पोजीशंस में जो लोग होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जाता है। अगर आपके पास वेल्थ और पावर है तो कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करना चाहेंगे ताकि वे आपकी वेल्थ और पावर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। गैस लाइटिंग से कैसे बचें? अगर आपको लगता है कि कोई आपको गैस लाइट कर रहा है, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो हर चीज का एविडेंस तैयार रखें। अगर कोई ऑपोजिट स्टेटमेंट दे रहा है तो फैक्ट्स और प्रूफ्स दिखाइए, सच्चाई सामने लाइए, तभी आप गैस लाइटिंग और मैनिपुलेशन से बच सकते हैं। इस वीडियो में हमने क्या सीखा? ए, सोशल प्रूफ, लोग दूसरों को देखकर ही डिसाइड करते हैं कि क्या सही है। 2, फियर मॉन्गरिंग, लोगों में डर फैलाकर फायदा उठाना। 3, गो स्लाइटली रॉन्ग, किसी से गलत अंदाजा लगाकर सही जवाब निकलवाना। 4, गैस लाइटिंग, किसी को उसकी याददाश्त और फैसलों पर शक करने पर मजबूर करना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपका दोस्त मजनू चलता हूं, बाय।